हेलो फॉर्मुलेटर्स, क्रिएटर्स और कॉस्मेटिक साइंस के फ्यूचर एक्सपर्ट्स, वेलकम बैक टू R&D गुरु, जहां हम कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन के पीछे का रियल R&D एक्सप्लोर करते हैं। आज हम एक प्रैक्टिकल और हाईली रेलेवेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अनस्टेबल एक्टिव्स को स्टेबलाइज करना, स्पेशली विटामिन सी, रेटिनॉल और पेप्टाइड। ये तीन एक्टिव कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के मोस्ट डिमांडेड इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनकी स्टेबिलिटी बहुत लो होता है। अगर फॉर्मुलेशन में सही प्रिकॉशन ना लिया गया तो प्रोडक्ट सेल पे ही डिग्रेड हो जाता है और एफिकेसी जीरो हो जाता है। चलिए डिटेल में समझते हैं। पहला, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है जो अपना एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एक्सट्रीम इनस्टेबिलिटी। जब ये लाइट, हीट या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो तुरंत ऑक्सीडाइज होकर ब्राउन कलर बना लेता है और अपनी पोटेंसी लूज कर देता है। फॉर्मुलेशन लेवल पे इसे स्टेबलाइज करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज यूज की जाती है। सबसे पहले पीएच को एसिडिक अराउंड 3 pH मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड एसिडिक मीडियम में रिलेटिवली स्टेबल होता है। साथ ही को एंटीऑक्सीडेंट जैसे फेरुलिक एसिड्स और विटामिन ई ऐड करने से एक सिनर्जिस्टिक स्टेबलाइजेशन मिलता है। अगर डायरेक्ट विटामिन सी यूज करना टफ लग रहा हो तो डेरिवेटिव यूज किया जा सकता है, जैसे सोडियम एस्कॉर्बल फॉस्फेट, मैग्नीशियम एस्कॉर्बल फॉस्फेट, इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बल ग्लूकोसाइड्स। ये डेरिवेटिव्स कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं और स्किन में कन्वर्ट होकर एक्टिव विटामिन सी प्रोवाइड करते हैं। पैकेजिंग भी टाइट सील और एयर रेस्ट्रिक्टेड और ओपेक होने चाहिए ताकि ऑक्सीडेशन और लाइट एक्सपोजर मिनिमाइज हो। रेटिनॉल एक गोल्ड स्टैंडर्ड एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है, लेकिन ये भी हाईली अनस्टेबल है। लाइट और ऑक्सीजन के एक्सपोजर में ये डिग्रेड होके लेस एक्टिव फॉर्म्स बनाता है, जो इरिटेशन भी कॉज कर सकते हैं। इसीलिए फॉर्मुलेटर्स को स्पेशल स्ट्रेटजीज फॉलो करना पड़ता है। एनकैप्सुलेशन एक सबसे इफेक्टिव अप्रोच है। रेटिनॉल को लिपिड नैनो पार्टिकल्स, पॉलीमरिक माइक्रोस्फेयर्स या साइक्लोडेक्स्ट्रिन कॉम्प्लेक्स में एनकैप्सुलेट किया जाता है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो रेटिनॉल डिग्रेड नहीं होता, दूसरा स्किन पेनिट्रेशन कंट्रोल और इफेक्टिव होता है। साथ ही एयरलेस पंप, डिस्पेंसर और एम्बर ग्लास बोतल्स यूज करना बहुत जरूरी है। ये ऑक्सीजन और लाइट एक्सपोजर को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करते हैं। कुछ केसेस में स्टेबलाइजर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी रेटिनॉल फॉर्मुलेशन में ऐड किया जाता है, जो सिनर्जिस्टिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तीसरा, पेप्टाइड्स एक नेक्स्ट जनरेशन एक्टिव है जो स्किन सिग्नलिंग और रिपेयर प्रोसेस के लिए यूज होते हैं, लेकिन इनका प्रॉब्लम है हाइड्रोलाइसिस और एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। मतलब वाटर बेस सिस्टम में ये ब्रेक डाउन कर जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पेप्टाइड फॉर्मुलेशन का पीएच केयरफुली कंट्रोल करना जरूरी है ताकि हाइड्रोलाइसिस स्लो हो। चिलेटिंग एजेंट जैसे EDTA ऐड करना हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये मेटल आयन कैटेलाइज डिग्रेडेशन को रोकता है। प्रिजर्वेटिव सिस्टम भी केयरफुली चूज करना होता है ताकि माइक्रोबियल सेफ्टी मेंटेन हो विदाउट हार्मिंग पेप्टाइड स्ट्रक्चर्स। एडवांस सॉल्यूशन में पेप्टाइड को लायोफिलाइज्ड पाउडर फॉर्म में स्टोर करके यूजिंग टाइम पे रिकॉन्स्टिट्यूशन करवाया जाता है। इससे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बहुत इंप्रूव होता है। ओवरऑल स्ट्रेटेजी फॉर फॉर्मुलेटर्स, आप चाहे विटामिन सी यूज कर रहे हो या रेटिनॉल या पेप्टाइड, एक कॉमन फार्मूला याद रखिए: पीएच ऑप्टिमाइजेशन, प्रोटेक्टिव पैकेजिंग और स्टेबलाइजर्स, एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजीज। अगर ये तीन पिलर्स आप ध्यान में रखते हो तो प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ और एफिकेसी दोनों इंप्रूव होते हैं। तो अगर आप भी अपने फॉर्मुलेशन में इन अनस्टेबल एक्टिव्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो इन स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी फॉर्मुलेशन लेवल डिसीजन आपके प्रोडक्ट की मार्केट सक्सेस डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
अगर आप अपना स्किन केयर या पर्सनल केयर स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या एक एडवांस फॉर्मुलेटर बनना चाहते हैं, R&D Guru is here to back you with knowledge and tools. Download the R&D Guru app for expert modules, formulation hacks, and ingredient deep dives. Also like, share, and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.